तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके बीच में फिर से लेकर आया हूँ उत्तराखंड ज्ञान कोश डी शर्मा की बुक से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमने उसमें से क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शब्दावली है, तो हम इस किताब से केवल ऐसे शब्दों को पुटअप करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी इस बुक का या इस नोट्स का दूसरा पार्ट है, जिसमें शुरू करते हैं अनसुईया माता मंदिर से। तो अनसुईया माता मंदिर ये चमोली में है दोस्तों, और ये महर्षि अत्रि की पत्नी है। और ये जो मंदिर है ये कत्यूर शैली में निर्मित है और ये काष्ठ मूल से बना है। काष्ठ मूल का मतलब जिसमें लकड़ी का ज़्यादा उपयोग किया गया है। ये ऐसा मंदिर है जिसमें लकड़ी का ज़्यादा उपयोग किया गया है। और ये किस शैली में निर्मित है? तो ये है कत्यूरी शैली में निर्मित अनसुईया माता मंदिर, ठीक है, चमोली में है। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दिन रात जागरण करने पर, यानी विशेष पर्व पर दिन रात जागरण करने पर यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और एक चीज़ दूसरी भी कही जाती है दोस्तों, माता अनसुईया ने भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश जी को यहाँ पर बालक के रूप में दुग्धपान करवाया था, ठीक है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट अपहरण विवाह। तो अपहरण का मतलब क्या होता है? भगा करके ले जाना। ऐसा विवाह जिसमें कन्या को उठा करके या भगा करके, सीधी भाषा में कह रहा हूँ, ले जाया जाता है, उसका अपहरण करके विवाह किया जाता है उसके साथ। तो ये जो प्रचलन था ये पूर्वी सौका जनजाति, ठीक है, और उत्तरकाशी के जाट जनजाति में इस विवाह प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। कारण विवाह अपहरण विवाह क्यों होता है, यानी क्यों करते हैं लोग? तो इसके दो रीज़न होते हैं कि यदि जैसे लड़का और लड़की अगर मान लो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अब जो अभिभावक हैं उनकी असहमति है, यानी वो खुश नहीं है या नहीं चाहते कि इन दोनों की शादी हो, तो वो लोग क्या करते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि यदि मान लो उनके घर वाले भी सही हैं, उनके घर से भी सहमति है, लेकिन उनके पास शादी का जो व्यय होता है वो उसे नहीं दे सकते हैं या उसको भारित नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वो अपहरण विवाह का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक है दोस्तों थौचा या मंगनी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जनजाति है, पूर्वी सौका जनजाति और जाट जनजाति, तो ये इनके जो अभिभावक होते थे, बच्चों के अभिभावक, ये बच्चों को यानी पहले ही पेट में या जैसे गर्भ में या जब बच्चे छोटे होते थे तभी इनका विवाह फिक्स कर देते थे। लेकिन इस वजह से क्या होता था कि मान लो जैसे बाद में जब वो युवावस्था में आते हैं, मान लो उन्हें अपना जो साथी है वो पसंद नहीं आता है और उन्हें वो किसी तरह से छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो इसका रीज़न भी अपहरण विवाह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसमें एक दूसरा शब्दावली है विज प्यूमो तलाक के लिए कहा जाता है इसमें। और इसमें ऐसा सुनने को भी ऐसी प्रथा भी इसमें प्रचलित है कि जो विवाहित स्त्री है उनका भी अपहरण किया जाता है। तो ऐसा केसेस तब होता है जब किसी लड़की का या किसी कन्या का उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ किया जाता है जिसे वह पसंद नहीं करती है। तो ऐसी स्त्री क्या करती है, किसी बहाने से अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, ठीक है।
अगर उसका लेप किया जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। ठीक है, और स्थानीय बुजुर्ग इसका उपयोग आज भी करते हैं औषधि के रूप में। विशेषकर इसको अभी अपने खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हैं। चमोली के नीति घाटों स्थानों में ज़्यादा पाया जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये खट्टा बहुत होता है। तो अगली जो शब्दावली है वो है अर्जी। तो अर्जी भोटिया वर्ग में बनाए जाने वाला एक विशिष्ट सामिस व्यंजन है। सामिस का मतलब होता है जिसमें मांस शामिल हो। इसका विलोम होता है निरामिस। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, निरामिस और सामिस। तो निरामिस में से जिसमें मांस नहीं हो, निरामिस, और सामिस यानी जिसमें मांस हो। तो ये भोटिया जनजाति में एक प्रकार का व्यंजन होता है। ठीक है, मारे गए इसमें जो भेड़ बकरियां इनके द्वारा मारी जाती है, तो इसके मांस को पकाया जाता है। इनके जो आंतें होती है उसको ये लोग क्या करते हैं, उसके कंकाल से निकालकर एवं पानी से धोकर साफ करते हैं। ठीक है, फिर उनके टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके उसके काटने से जो उस वक्त रक्त निकलता है, और उसकी कलेजी को बारीक कूट कूट करके क्या करते हैं, नमक मसाला मिला करके क्या करते हैं, उसको भर देते हैं। उसके जो आते हैं तो उसमें ये सब मिला करके कलेजी को उसके अंदर कोट करके नमक मसाले के साथ भर देते हैं, और तब उसे क्या करते हैं, धीमी आंच में पकाते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से उनका व्यंजन तैयार होता है। तो ऐसा ये क्या करता है, जो ये इनका जो अर्जी होता है, ये इनके लिए एक विशेष जैसे स्पेशल डिश है इनकी। ठीक है, भोटिया जनजाति की। और नेक्स्ट अब है दोस्तों अरसा। तो अरसा तो मुझे लगता है सभी लोगों ने खाया होगा। हमारे के गढ़वाल के जितने भी भाई लोग हैं सभी ने खाया होगा। और अरसा जो बनता है ये गढ़वाल का सबसे लोकप्रिय विशिष्ट व्यंजन है। ठीक है, और ये चावल से बनता है। और इसके निर्माण के लिए कम से कम, यानी इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, चावल को भिगोना पड़ता है सबसे पहले। जैसे शाम को चावल भिगो दिए, ठीक है, फिर अगले दिन उसे ओखली में कूटा जाता है। यानी उसे इतना कूटना है, बारीक बनाना है। फिर उसे छान करके गुड़ की चाशनी में डालते हैं, और हलवे की भांति उसे क्या करते हैं, गाढ़ा बना करके मालपुओं के समान ऐसे गोल गोल पेड़े बना करके तेल में डाला जाता है। ठीक है, खौलते तेल में डालेंगे। तो फिर जब ये पक जाता है उसके बाद ये टेस्टी हो जाएगा काफ़ी। तो ग्रामीण महिलाएं जब ससुराल आती हैं मायके से, तो मायके वाले इनके लिए, यानी अपनी कन्या के लिए, जो विवाहित उनकी कन्या होती है उसके लिए वो सौगात के रूप में उसको देते हैं। सौगात जिसे गढ़वाल में क्या बोलते हैं, कलियो। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल में कलियो किसे कहते हैं, सौगात। कभी पूछ सकते हैं कलियो क्या होता है, तो इसे बोल सकते हैं सौगात, उपहार या भेंट। ये सब ये गढ़वाली शब्दावली है कलियो। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सौगात, उपहार। ठीक है, तो इस तरह से इनको दिया जाता है। और जैसे कहीं पर गढ़वाल में क्या होता है कि जैसे कहीं पर शादी ब्याह के अवसर में कहीं पर न्योता देना होता है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, मालू के पत्तों में रख करके अरसा को दिया जाता है। ठीक है, तो अरसा क्या है, गढ़वाली व्यंजन है। ठीक है, और वैसे मूल रूप से दक्षिण भारत का है। नेक्स्ट, तो अगला टॉपिक है अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी, ये चमोली जनपद से इसका उद्गम स्थल है इसका। तो ये निकलती है अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा की सबसे सहायक नदी है, और गंगा को सर्वाधिक जल राशि देने वाली भी नदी है। तो ये गंगा का निर्माण करती है देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिलकर। यानी भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद इन दोनों नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं, मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं वो है धौलीगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर और नयार नदियाँ भागीरथी के साथ तो ये मिलती ही है। ठीक है, तो धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, ये होता है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर ये नंदाकिनी होगा। ठीक है, नंदाकिनी का होता है नंदप्रयाग में, और पिंडर का होता है कर्णप्रयाग में। ठीक है, और नयार नदी में ये अलकनंदा डायरेक्ट नहीं मिलती है, यहाँ पर ये
गंगा के रूप में नयार नदी के साथ मिलती है। नहीं, नयार नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है सतपुली के आसपास। ठीक है। अगली जो शब्दावली है वो है अलकापुरी। तो अलकापुरी यक्ष राजा कुबेर की नगरी भी है, उसकी राजधानी रही है। ठीक है। और कुबेर काफ़ी धन के देवता माने जाते हैं। ठीक है। केदार खंड में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के केदार खंड के 37वें अध्याय में अलकनंदा के इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है अलकापुरी को। ठीक है। तो ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भी अलकापुरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों अलगोजा। तो अलगोजा क्या है? एक वाद्य यंत्र है और ये सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी जिसे फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है। और पर्वतीय कलाकारों का एक जो पहाड़ी जो कलाकार हैं उनका ये एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है। और अलगोजा ये जोया मुरली बोलते हैं इसको। तो जोया मुरली का मतलब ये युगल मुरली है, अकेली नहीं होती है। ये दो मुरलियाँ एक साथ बजानी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि दो मुरलियों को मिला करके एक साथ बनाई जाए। इसका बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा कठिन होता है और इसको आसानी से नहीं बजाया जा सकता है, यानी इस तरह से नहीं बजाया जाता जैसे अन्य मुरलियों को बजाया जाता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो अलगोजा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, सुसिर वाद्य यंत्र। ठीक है। मुख्य रूप से पहाड़। अगला है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अल्मोड़ा तो सबसे पहले चंद राजाओं की राजधानी भी रही थी। ठीक है। उसके बाद जब चंद राजाओं का जो राजा थे जब उनका शासन जब कमज़ोर होने लगा, उनके राजा कमज़ोर होने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन अल्मोड़ा पर पहले गोरखों ने आक्रमण किया। गोरखों ने 1790 में अल्मोड़ा को क्या किया था? अपने अधिकार में कर लिया था। उस समय चंद वंश का राजा कौन था? महेंद्र चंद। महेंद्र चंद को एक छोटे से युद्ध में, हवाला बाग के छोटे से युद्ध में 1790 में गोरखों ने हरा दिया। ठीक है। और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अगला 1815 में क्या किया? फिर अंग्रेजों ने क्या किया? गोरखों को हरा करके अल्मोड़ा पर अधिकार किया। ठीक है। तो अल्मोड़ा ये स्थित कहाँ है? कोसी और सुयाल नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। 1891 में इसका जनपद के रूप में गठन किया गया था। तो कुमाऊं को दो भागों में बांटा गया था 1891 में, पहला नैनीताल और दूसरा अल्मोड़ा। ठीक है। और अल्मोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले अल्मोड़ा नगर को बसाया था भीष्मचंद ने। भीष्मचंद चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा लाना चाहते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में ये सब नहीं हो पाया। तो बालोक कल्याण चंद ने 1563 में चंपावत से राजधानी को स्थापित कहाँ किया था? अल्मोड़ा में स्थापित किया था। ठीक है। तो फोर्ट मोयरा यानी लाल मंडी किला, इसी का अन्य नाम है। तो फोर्ट मोयरा का जो निर्माण किया था वो बालोक कल्याण चंद ने ही किया था 1563 में। ठीक है। जब इसने राजधानी बनाई तो यहाँ पे एक किले का निर्माण किया था, फोर्ट मोयरा। ठीक है। मुगल प्रभाव के कारण अल्मोड़ा का नाम उस समय क्या था? आलमनगर। और धीरे धीरे उसका नाम क्या रखा गया? अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा एक प्रकार की घास होती है। ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उन्हें पता है कि अल्मोड़ा किस प्रकार की घास होती है। ये घास जैसे इसको चटनी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें खट्टापन होता है एक प्रकार का। ठीक है। तो पहाड़ों में इसको आज भी कई लोग चटनी बनाने में यूज करते हैं। इसका खट्टी वो घास होती है, उसका अल्मोड़ा नाम है। ठीक है। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो अल्मोड़ा में खगमरा किला भीष्मचंद ने बनाया था। ठीक है। मल्ला महल रुद्रचंद ने। लाला बाजार गोविंद नहीं होगा, ये कुनिंद होगा। तो अल्मोड़ा में कुनिंद मूर्तियाँ और उनके मुद्राओं का संग्रहालय भी है। ठीक है। नंदा देवी है और टमटोड़ा मोहल्ला, डियर पार्क, कसार देवी मंदिर, चितई मंदिर कुल देवता का, सिमतौला मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कॉर्नर, बीरेश्वर रामशिला मंदिर। इससे भी कई ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हैं पर्यटक स्थल, इनको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये सब अल्मोड़ा में है।
यानी ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है अल्मोड़ा। ठीक है, अब अगले जो इसमें शब्दावली है वो है अशोकचल। तो अशोकचल काफ़ी वीर योद्धा थे। ठीक है, इन्होंने 1791 में उत्तराखंड पे, सॉरी 1191 में 1191, तो इन्होंने 1191 में उत्तराखंड के कुछ भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि कत्यूरी वंश की मल्ल शाखा के 18वें शासक थे। कौन? अशोकचल। अशोकचल 18वें शासक थे। कत्यूरी शाखा की जो कत्यूरी वंश की जो मल्ल शाखा थी उसका 18वां शासक था। ठीक है, और ये पासपोर्ट नहीं होगा, अस्कोट होगा। तो अस्कोट से प्राप्त जो कत्यूरी वंशावली है उसमें 17 राजा आसल देव को बताया गया है। ठीक है, और आसल देव का पुत्र को क्या कहा गया है? अशोक देव, यानी तो यही अशोक देव अशोकचल कहा गया। ठीक है, इसके अभिलेखों के अनुसार, इसलिए इसके अभिलेखों में अशोकचल है उसे अशोकमल कहा गया है। इसके लिए अभिलेखों में अशोकचल, अशोकचल यानी जो अशोकचल है ये अशोकमल, इसे अभिलेखों में यही कहा गया है। ठीक है ना, अशोक देव को अशोकचल या अशोकमल अभिलेखों में कहा गया है। ठीक है, और इसने गोपेश्वर के महारुद्रालय, रुद्र महालय हो गए, महारुद्रालय के प्रांगण में गणपति नाथ द्वारा जो मूर्ति स्थापित की गई थी, त्रिशूल, गणपति नाथ द्वारा, ये नाग वंश के थे। ठीक है, गणपति नाग के द्वारा स्थापित त्रिशूल के लेख में इसकी विजय का वर्णन मिलता है। किसके? यानी अशोकचल ने उत्तराखंड में अधिकार किया, आक्रमण किया। ठीक है, अपनी विजय हासिल की, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अष्टवक्र महादेव। अष्टावक्र महादेव दोस्तों ये पौड़ी जिले में है। ठीक है, विकासखंड खरसू में पड़ता है ये, और अयासू नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है जहाँ पर अष्टावक्र महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर स्तंभों पर खड़ा है, 7 स्तंभों पर खड़ा है ये, 7 स्तंभों पर खड़ा, 15 फीट ऊंचा, कलश युक्त, दीवार एक चबूतरे पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है। ठीक है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। अष्टावक्र ऋषि का नाम है और उनकी ये तपस्थली थी। अगला है दोस्तों अस्का। तो अस्का अस्का टिहरी जनपद के जनजातीय क्षेत्र और जौनसार वावर क्षेत्र का एक विशिष्ट प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है? तो झंगोरा और मक्का पीसकर इसको दही के साथ खाया जाता है। ठीक है, झंगोरा और मक्के को बारीक पीस करके दही के साथ खाया जाता है। और ये विशेष रूप से ये मतलब ये कह सकते हैं आप, ये इनका ऐसा व्यंजन है जिसे विशेष त्योहारों के रूप में या विशेष त्यौहार पर इसको पकाया जाता है या खाया जाता है। ठीक है, तो इससे बैसाख संक्रांति को तैयार किया जाता है और प्रसाद के रूप में एक दूसरे के घर जा कर के वितरित किया जाता है। ठीक है, घर घर जा कर के देना होता है इस चीज़ को। तो जो अगली शब्दावली है दोस्तों वो है अस्कोट। तो अस्कोट ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और अस्कोट जो सबसे मेन बात है यहाँ पर वो है, यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसका जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, और तो अस्कोट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी रहा है। ठीक है, प्राचीन। तो ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में कभी प्रसिद्ध था। ठीक है, पाली पछाओं के कत्यूरी राजा त्रिलोकपाल का जो कनिष्ठ पुत्र था अभयपाल, उसने इस नगर को बसाया था। ठीक है, 1279 में इसको राजधानी बनाए थे त्रिलोकपाल के पुत्र अभयपाल ने।
पाली पछाओं के कत्यूरी राजा थे, यानी अस्कोट कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लखनपुर कोट किले का निर्माण कराया तो वो किसने कराया था? अगर कभी मान लो आ गया ग्रुप सी, ठीक है, यूकेएसएससी ने अगर पूछ लिया कि लखनपुर कोट किला कहाँ है, तो कहाँ है? अस्कोट में है, यानी पिथौरागढ़ में। इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था अभयपाल ने। कब कराया था? 1279 में। जब राजधानी बनती है तो एक किले का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है, ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, तो अभयपाल किसके पुत्र थे? त्रिलोकपाल के पुत्र थे अभयपाल। ठीक है, अभयपाल ने क्या किया? अस्कोट को राजधानी बनाया 1279 में, लखनपुर कोट किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अगली जो शब्दावली है वो है असल और कम असल। तो औरस इसे हम कहेंगे, जैसे औरस संतति के जो उत्तराधिकार के संबंध में गढ़वाल में खसों तथा उच्च वर्गीय ब्राह्मण राजपूतों में द्विविध सामाजिक परंपरा का अनुपालन होता था, और इसमें असल और कम असल का भेद किया जाता था। ठीक है, तो असल किसे कहते थे? जो असल यानी वो संतति या वो संतान होती थी जो सवर्ण पत्नी से उत्पन्न हो। ठीक है, जो सवर्ण पत्नी से उत्पन्न हो उसे कहते हैं असल। और जो असवर्ण, जैसे असवर्ण या रखैल या ढाटी से उत्पन्न संतान होती है उसे कम असल कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो अधिकार दिए जाते थे वो असल को दिए जाते थे, जो असल संतान होती थी उसको दिए जाते थे, और जो कम असल होती थी उसे अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ठीक है, तो कुमाऊं में इस तरह से कुछ और प्रथाएं भी थी। तो कुमाऊं में जो खस वर्ग था, जो खस समाज था, ठीक है, उसमें एक प्रकार के क्षेत्रज संतति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त था, यानी क्षेत्रज। ठीक है, यानी जैसे असल है ना, असल, तो असल का रूप है क्षेत्रज। ठीक है, और बाकी जैसे इसमें असवर्ण रखैल या इस तरह से जो बताया गया है उसका जो दूसरा रूप है कुमाऊं में, यानी जो खसों के समय था वो था जैसे झटेला, टेकुआ। ठीक है, और एक दूसरा है स्यूचेला। इस प्रकार या इनसे जो उत्पन्न संतानें होती थी इनको किसी प्रकार का उत्तराधिकार नहीं दिया जाता था। तो झटेला किसे कहते हैं? यानी अज्ञात व्यक्ति से उत्पन्न संतान को, यानी जिसका पता नहीं हो, ठीक है, जिसके पिता का पता नहीं हो उसे झटेला बोलते हैं। ठीक है, तो अगला है दोस्तों असुरचुल, असुर देवता। तो असुरचुल, ये असुरचुल नामक पहाड़ी पिथौरागढ़ में है और वहीं पर इस देवता का निवास स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि ये इंद्र का पुत्र था, इसलिए इनकी पूजा होती थी। इनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है कुमाऊं में। ठीक है, इनकी कहानियाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस जो असुरचुल नामक पहाड़ी है वहाँ पर असुर देवता का देवस्थल है, तो इनको देवराज इंद्र का पुत्र माना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये तिब्बत से आए थे, यानी जो ये असुर देवता थे ये तिब्बत से आए माने जाते हैं। ठीक है, तो एक अनुश्रुति है कि प्राचीन काल में सौर क्षेत्र का एक विशाल जलाशय था यहाँ पे। ठीक है, इसके चारों ओर घने जंगल थे जहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे। तो इन ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ये जो असुर देवता थे, इनके जो असुर योनि थी उससे ये मुक्त होकर के देवत्व को प्राप्त हुए थे। तभी से यहाँ पर अन्य देवताओं के साथ भी इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और भी कई कहानियाँ हैं, उनको कभी नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें टॉपिक को लेने होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लाइक शेयर करेंगे दोस्तों तो हमें मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके साथ हाजिर हों। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।